सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र मेहरा, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपसे बीएससी प्रथम वर्ष के भौतिक शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के विषय सदिश क्षेत्र का अपसरण अथवा वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस एवं गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय के बारे में बात करूंगा। वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस, इसकी परिभाषा जो होगी, किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक स्केलर राशि होता है जिसका परिमाण वेक्टर क्षेत्र के उस बिंदु पर एकांक आयतन से अपसरित होने वाले उस वेक्टर का फ्लक्स प्रदर्शित करता है। यदि हम गणितीय रूप में इसको देखें तो वेक्टर संकारक डेल तथा वेक्टर क्षेत्र ए ब्रैकेट में एक्स वाई जेड त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में का स्केलर गुणनफल ए का डाइवर्जेंस कहलाता है। अर्थात डाइवर्जेंस ए बराबर डेल डॉट ए। यहाँ पर डेल लैप्लासियन संकारक है जो कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति में डेल का जो मान होता है वह है, हम एक ब्रैकेट लगा लें, उस ब्रैकेट के अंदर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड होगा। हम यह भी जानते हैं कि सदिश राशि ए, जिसको हम अंग्रेजी के ए के द्वारा उसके ऊपर एक तीर लगाते हुए प्रदर्शित करते हैं, यह राशि त्रिविमीय में ए बराबर आई ए एक्स प्लस जे ए बाई प्लस के ए जेड होता है। अर्थात यदि हम वेक्टर क्षेत्र के डाइवर्जेंस के गणितीय रूप में लैप्लासियन संकारक डेल और वेक्टर राशि ए का मान उस समीकरण में रख दें तो हमें डेल डॉट ए बराबर ब्रैकेट आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड कोष्टक बंद डॉट ब्रैकेट में आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। इसको आगे हल करने पर इन दोनों ही का हम डॉट गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो डॉट गुणनफल ज्ञात करने के लिए जब हम इसको आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा डेल डॉट ए बराबर डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम जब आई डॉट आई करते हैं, अर्थात जब दो सदिश राशि एक दूसरे के समांतर होती है तो उनका डॉट गुणनफल का मान एक होता है। अर्थात आई डॉट आई बराबर एक, जे डॉट जे बराबर एक एवं के डॉट के बराबर एक होगा। किंतु यदि जब दो सदिश राशि आपस में लंबवत होती हैं तो हम आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0 और के डॉट बराबर 0 प्राप्त करते हैं। जहाँ तक क्रॉस गुणनफल की बात करें तो जब दो सदिश राशि आपस में समांतर होती हैं तो हमें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एवं के क्रॉस के का मान 0 प्राप्त होता है। तो ध्यान दें कि जब आप यहाँ पर डॉट गुणनफल ज्ञात करेंगे तो आई डॉट आई और जे डॉट जे एवं के डॉट के का मान 1 होगा और अन्य गुणनफल जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। और इस प्रकार हमें प्राप्त होगा डेल डॉट ए बराबर डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ए बराबर डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। चूंकि ए डॉट डी ए क्या होता है, यह वेक्टर ए का अल्प क्षेत्रफल डी ए से संबंधित फ्लक्स है। अतः वेक्टर ए का पृष्ठ एस से संबंध कुल फ्लक्स सरफेस इंटीग्रेशन, जिसे हम पृष्ठीय समाकलन, दो हम इसके संकेत लगाएंगे समाकलन के, उसके नीचे एस लिखेंगे तो हमें गणितीय रूप में जो पृष्ठीय समाकलन है वो
पृष्ठीय समाकलन a डॉट डी ए के बराबर प्राप्त होता है। इसीलिए वेक्टर क्षेत्र A के अपसरण या डाइवर्जेंस को गणितीय रूप में हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? डाइवर्जेंस A बराबर लिमिट dv टेंडिंग टू 0 पृष्ठीय समाकलन a डॉट डी ए अपॉन डी वी। यहाँ पर dv हमारा आयतन प्रदर्शित करता है। पुनः अब हम कार्तीय निर्देशांक के पदों में वेक्टर क्षेत्र A का डाइवर्जेंस या अपसरण की बात करते हैं। वेक्टर क्षेत्र A के डाइवर्जेंस का कार्तीय निर्देशांकों में मान ज्ञात करने के लिए हम एक आयताकार समांतर षटफलक पैरेललोपाइड बनाते हैं। उसकी भुजाओं का नाम हम ए बी सी डी ई एफ जी एच मान लें, जिसकी भुजाएं x, y तथा z अक्ष के अनुदिश क्रमशः dx, dy तथा dz मान लें। माना षटफलक के मध्य बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का मान a है, जिसके x, y तथा z अक्ष के अनुदिश घटक क्रमशः ax, ay, az है। माना वेक्टर क्षेत्र A का मान धनात्मक अक्षों के अनुदिश बढ़ रहा है। स्पष्टतः x अक्ष के अनुदिश ax के बढ़ने की दर किसके बराबर होगी? डेल ax अपॉन डेल x। y अक्ष के अनुदिश ay के बढ़ने की दर बराबर होगी डेल ay अपॉन डेल y। इसी तरह z अक्ष के अनुदिश az के बढ़ने की दर होगी डेल az अपॉन डेल z। तब षटफलक के केंद्र से ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश dx अपॉन 2 दूरी पर फलक ADHE तक az के मान में कितनी कमी होगी? माइनस डेल ax अपॉन डेल x ब्रैकेट में dx अपॉन 2। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह कमी व्यक्त करता है, ना कि ऋणात्मक चिन्ह। अतः फलक ADHE पर वेक्टर A का x घटक किसके बराबर होगा? ax माइनस डेल ax अपॉन डेल x इन ब्रैकेट छोटा वाला कोष्टक लगाएंगे dx अपॉन 2। हम इसे संपूर्ण फलक ADHE पर एक समान मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि फलक बहुत ही सूक्ष्म है। इसी प्रकार फलक BCGF पर एक सदिश राशि A का x घटक होगा ax प्लस डेल ax अपॉन डेल x छोटा वाला कोष्टक dx अपॉन 2। चूंकि किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर जाने वाला फ्लक्स क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश वेक्टर क्षेत्र के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। अतः फलक ADHE से प्रवेश करने वाला फ्लक्स किसके बराबर होगा? वेक्टर क्षेत्र गुणनफल फलक का क्षेत्रफल। वेक्टर क्षेत्र किसके बराबर है? ax माइनस डेल ax अपॉन डेल x dx/2। फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? dy dz। गणितीय रूप में क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में ax माइनस डेल ax अपॉन डेल x dx/2 ब्रैकेट बंद कोष्टक बंद करेंगे dy dz। तब फलक BCGF से बाहर निकलने वाला फ्लक्स किसके बराबर होगा? छोटा वाला कोष्टक लगाएंगे ax प्लस डेल ax अपॉन डेल x dx अपॉन 2 छोटा वाला कोष्टक बंद करें और फलक का क्षेत्रफल dy dz से गुणा कर दें। अतः षटफलक से x दिशा में फ्लक्स की अधिकतम क्या होगा? छोटा वाला ब्रैकेट ax प्लस डेल ax अपॉन डेल x dx/2 छोटा कोष्टक बंद करें dy dz माइनस छोटा वाला कोष्टक स्टार्ट करें ax माइनस डेल ax अपॉन डेल x dx/2 छोटा कोष्टक बंद कर दें dy dz। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा डेल ax अपॉन डेल x dx dy dz। यह जो व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है, यह व्यंजक षटफलक से x दिशा में बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स बताता है। इसी प्रकार y दिशा में
बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा? डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, तथा जेड दिशा से बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स होगा डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इस तरह यदि हम संपूर्ण षटफलक की बात करें तो संपूर्ण षटफलक से अपसरित होने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? छोटा कोष्टक डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, छोटा कोष्टक बंद करिए, डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड आयतन को बता रहा है। अब यदि हम इसे रूपांतरित कर दें लाप्लासियन संकारक के रूप में, सदिश राशि के रूप में, तो हमें यह व्यंजक किस रूप में प्राप्त हो जाएगा? डेल डॉट ए डी एक्स डी वाई डी जेड, या हम कह सकते हैं डेल डॉट ए, जिसकी हम पूर्व में बात कर चुके हैं, डेल डॉट ए डाइवर्जेंस ए के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यह समीकरण हमें प्राप्त हुआ डाइवर्जेंस ए डी एक्स डी वाई डी जेड। लेकिन हम जानते हैं कि डी एक्स डी वाई डी जेड षटफलक ए बी सी डी ई एफ जी एच का आयतन है। इसलिए किसी बिंदु पर प्रति एकांक आयतन से अपसरित कुल फ्लक्स अर्थात डाइवर्जेंस ए बराबर डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड होगा। इस प्रकार किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का अपसरण या डाइवर्जेंस एक अदिश राशि होती है, स्केलर राशि होती है। बहुत महत्वपूर्ण है यह, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्रश्न पत्र में भी यह आता है कि बताइए कि वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस स्केलर राशि है अथवा वेक्टर राशि है। तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस केवल एक स्केलर राशि होता है, अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम डाइवर्जेंस के भौतिक महत्व की बात करें कि इसका भौतिक महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, तो हम यह बात करें किसी वेक्टर क्षेत्र के डाइवर्जेंस के महत्व को समझने के लिए हम मान लें कि एक सदिश राशि A किसी बहते हुए द्रव का वेग प्रदर्शित करता है, तो डाइवर्जेंस A या डेल डॉट A उस बिंदु के एकांक आयतन से द्रव प्रवाह की दर बताता है। इसी प्रकार यदि A विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है तो डाइवर्जेंस A क्या बताएगा? उस बिंदु के एकांक आयतन से अपसरित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या व्यक्त करता है और यही फ्लक्स कहलाता है। किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस या अपसरण धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और इसका मान शून्य भी हो सकता है। ये तीन स्थिति में हम तीनों को अलग अलग देखें तो जब वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस, यदि किसी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक है अर्थात डाइवर्जेंस A बराबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स से कम है, अर्थात उस भाग में सदिश क्षेत्र का स्रोत विद्यमान है। लेकिन जब डाइवर्जेंस ऋणात्मक है अर्थात डाइवर्जेंस A बराबर नेगेटिव है, तो इसका अर्थ हुआ कि वेक्टर क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स से अधिक है, अर्थात उस भाग में वेक्टर क्षेत्र का सिंक विद्यमान है। जब डाइवर्जेंस शून्य हो तो इसका अर्थ हुआ कि जब डाइवर्जेंस का मान शून्य हो तो वेक्टर क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स ठीक उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स के बराबर है, अर्थात उस भाग में ना तो कोई स्रोत उपस्थित है और ना ही कोई सिंक उपस्थित है। इस स्थिति में वेक्टर A की फ्लक्स रेखाएं या तो अनंत तक फैल जाती हैं जैसे विद्युत क्षेत्र E के लिए, या एक बंद वक्र बनाएंगी जैसे धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के लिए। ऐसा वेक्टर क्षेत्र परिनालकीय कहलाता है। परिनालकीय क्षेत्र वह वेक्टर क्षेत्र है
जिसके लिए अपसरण अर्थात डाइवर्जेंस शून्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि तरल में किसी बिंदु पर प्रवाह वेग का डाइवर्जेंस धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि या तो तरल का प्रसार हो रहा है अर्थात तरल प्रसारित हो रहा है, और जब ये प्रसार हो रहा है तो उसका घनत्व घट रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि जब किसी तरल का प्रसार होता है तो उसका घनत्व घटता है या वहाँ पर तरल का स्रोत उपस्थित है। यदि अपसरण ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि या तो तरल सिकुड़ रहा है अर्थात उसका घनत्व बढ़ रहा है, या वहाँ पर तरल की सिंक उपस्थित है। और दोनों स्थिति ना हो अर्थात जब डाइवर्जेंस शून्य हो तो तरल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है अर्थात तरल असंपीड्य है। यदि तरल संपीड्य है तो क्या होगा? यदि तरल संपीड्य है तथा प्रवाहित होने वाले तरल का किसी बिंदु पर वेग v है तो डाइवर्जेंस भी क्या बताएगा? उस बिंदु के चारों ओर एकांक आयतन से अपसरित तरल की प्रवाह की दर बताता है। अब यदि डाइवर्जेंस भी धनात्मक है तो इसका तात्पर्य है कि तरल का प्रसार हो रहा है अर्थात तरल का घनत्व समय के साथ घट रहा है। यदि किसी क्षण तरल का घनत्व रो है, यह रो अंग्रेजी के पी को थोड़ा सा हम इटैलिक रूप में लिख दें तो वह रो है जो घनत्व बताता है, तो समय के साथ तरल के घनत्व के घटने की दर किसके बराबर होगी? माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। अतः डाइवर्जेंस v बराबर माइनस डेल रो अपॉन डेल टी या डेल डॉट v प्लस डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0। यह समीकरण क्या है? यह समीकरण को प्रवाह वेग का सातत्य समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार यदि आवेश प्रवाह क्षेत्र में किसी बिंदु पर धारा घनत्व J है तो डाइवर्जेंस J क्या बताएगा? उस बिंदु के चारों ओर एकांक आयतन से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश। अब यदि डाइवर्जेंस J धनात्मक है तो इसका तात्पर्य है कि आवेश घनत्व रो समय के साथ घट रहा है तथा आवेश संरक्षण के नियम से डाइवर्जेंस J किसके बराबर होगा? उस बिंदु के चारों ओर आवेश घनत्व के घटने की दर अर्थात डाइवर्जेंस J बराबर माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। आप इस गणितीय समीकरण का स्थानांतरण करेंगे तो स्थानांतरण करने के बाद आपको क्या मिलेगा? डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0 बराबर 0। अर्थात यह भी हमें एक सातत्य समीकरण प्राप्त होता है। यह सातत्य समीकरण क्या कहलाता है? यह सातत्य समीकरण आवेश का सातत्य समीकरण कहलाता है। यह हमने बात करी डाइवर्जेंस की, अर्थात जब डाइवर्जेंस धनात्मक होगा तो हमें ज्ञात है कि जब डाइवर्जेंस धनात्मक है तो स्रोत उपस्थित है, जब डाइवर्जेंस ऋणात्मक है तो सिंक उपस्थित है, और जब डाइवर्जेंस का मान शून्य होगा तो वह डाइवर्जेंस क्षेत्र परिनालकीय कहलाता है। ये डाइवर्जेंस की महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि हम डाइवर्जेंस के संबंधित गॉस की प्रमेय की बात करें तो छात्रों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी प्रश्न पत्र में या कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय को लिखिए एवं उसको सिद्ध करिए तो आपको भ्रमित नहीं होना है। गॉस की एक विद्युत से संबंधित प्रमेय भी है। विद्युत से संबंधित गॉस की प्रमेय और गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय दोनों ही भिन्न भिन्न है, दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पर हम गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय के बारे में बात कर रहे हैं। गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय के कथन क्या होता है? कथन एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें जो कहा गया है कहने वाले ने उसमें किसी भी प्रकार के शब्द को काटना, छाटना या जोड़ना पाठक के हाथ में अधिकृत रूप में नहीं होता है। अर्थात गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय का कथन क्या होगा? इस प्रमेय के अनुसार किसी आयतन V पर लिए गए वेक्टर क्षेत्र A के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए वेक्टर A के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये जो कथन हमने बोला है इसको हम गणितीय रूप में यदि लिखना चाहें तो क्या होगा?
आयतन समाकलन का आप संकेत बनाइए। आयतन समाकलन डाइवर्जेंस ए डी वी बराबर पृष्ठीय समाकलन ए डॉट डी ए। यह इसका गणितीय रूप है। इस प्रकार गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में अथवा पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में बदलने के लिए किया जाता है। स्पष्ट है कि यह जो प्रमेय है इसके दोनों ओर की राशियां वेक्टर ए का फ्लक्स प्रदर्शित करती हैं। बाई ओर की राशि आयतन v से अपसरित फ्लक्स व्यक्त करती है, जबकि दाईं ओर की राशि बंद पृष्ठ S से संबंध फ्लक्स व्यक्त करती है। अब हम गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय को उत्पत्ति देखेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो उत्पत्ति के लिए हम कार्तिकीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस ए को क्या लिख सकते हैं? डेल डॉट ए। डेल क्या है? डेल एक लैप्लासियन संकारक है जिसका कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति में मान क्या होता है? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ए एक सदिश राशि है जिसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। इन दोनों का मान हम डाइवर्जेंस ए बराबर डेल डॉट ए में रखते हैं। इनका मान प्रतिस्थापित करिए डेल का और ए का, तो हमें क्या प्राप्त होगा? डाइवर्जेंस ए बराबर डेल डॉट ए बराबर डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। यहाँ पुनः मैं आपको एक बात स्मरण करा देना चाहता हूँ कि दोनों का डॉट गुणनफल हमने ज्ञात किया है, अर्थात आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के वाले का मान 1 होगा और वही यहाँ पर राशि शेष बचेगी। dv बराबर आयतन समाकलन dx dy dz होता है। अब हम प्रमेय के दाएं ओर की बात करें तो वहां पर हमें पृष्ठीय समाकलन लिखा हुआ था a डॉट डी ए। तो a का मान और dA हमारा जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है उसका मान हम रखें, तो मान a का मान है हमारा आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड और dA का मान क्या होगा? आई डी ए एक्स प्लस जे डी ए वाई प्लस के डी ए जेड। इन दोनों का मान a डॉट डी ए में प्रतिस्थापित करिए। प्रतिस्थापित करने के बाद इन दोनों का डॉट गुणनफल निकालिए। डॉट गुणनफल पूर्व की भांति ही हम ज्ञात करते हैं, केवल आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का जो राशि आएंगी क्योंकि उनका मान 1 होता है, वही राशि इस गुणनफल में शेष बचेंगी, बाकी की सब शून्य होने के कारण हट जाएंगी। अतः गॉस की प्रमेय से आयतन समाकलन डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर पृष्ठीय समाकलन ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस ए वाई डी जेड डी एक्स प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई होगा। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करें? आप एक चित्र बनाइए और उस चित्र में परवलयाकार एक चित्र बनाइए जैसे हम आलेख में बनाते हैं, और एक तल ले लीजिए एक्स वाई। उस परवलयाकार में 2 बिंदु लेंगे हम P1 x1 yz और P2 x2 yz। इसके बीच की एक छोटी सी x अक्ष के अनुदिश dy dz परिच्छेद की एक छोटी सी पट्टी ले लें, जिसके अनुदिश हम पहले समाकलन ज्ञात करेंगे और फिर संपूर्ण क्षेत्रफल का समाकलन ज्ञात करने के बाद तीनों राशियों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वह हमारी गॉस की प्रमेय का परिणाम होगा। तो हमें आयतन समाकलन डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर पृष्ठीय समाकलन ए एक्स, सीमा लगाएंगे इसमें P1 से P2 तक की क्योंकि छोटी पट्टी ली है, डी वाई डी जेड। इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा पृष्ठीय समाकलन ए एक्स P2 माइनस ए एक्स P1 डी वाई डी जेड। इसमें P1 और P2 के मान प्रतिस्थापित करिए। P2 के मान है x2 yz और P1 के मान है x1 yz, अर्थात हमें प्राप्त होगा पृष्ठीय समाकलन ax छोटे कोष्ठक में x2 अल्पविराम y
अल्पविराम z माइनस ax छोटा कोष्टक x1 अल्पविराम y अल्पविराम z छोटा कोष्टक 1 dy dz। लेकिन यदि हम इसकी पुनः बात करें तो फलक P2 के लिए वेक्टर a के x घटक ax की दिशा तथा फलक पर बाहर की ओर लंब अर्थात फलक के क्षेत्रफल वेक्टर dax की दिशा एक ही है। अतः P2 पर ax x2 yz dy dz किसके बराबर होगा? प्लस ax dx के। जबकि फलक P1 के लिए ax की दिशा तथा फलक के क्षेत्रफल वेक्टर dx की दिशा परस्पर विपरीत है। अतः P1 पर क्या होगा? ax x1 y z dy dz बराबर माइनस ax dx होगा। अर्थात पृष्ठीय समाकलन ax x2 yz माइनस ax x1 yz dy dz बराबर x दिशा में इन पृष्ठों से घिरे सूक्ष्म आयतन dv बराबर dx dy dz से बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? आयतन समाकलन डेल x अपॉन डेल x dx dy dz बराबर पृष्ठीय समाकलन ax dx। इसी प्रकार y दिशा में हम देखें तो आयतन समाकलन डेल ay अपॉन डेल y dx dy dz बराबर पृष्ठीय समाकलन ay dy होगा। ठीक इसी प्रकार से z दिशा का हो जाएगा आयतन समाकलन डेल az अपॉन डेल z dx dy dz बराबर पृष्ठीय समाकलन az daz। इन तीनों ही को हम आपस में जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? हम x, y और z दिशा में बाहर निकलने वाले नेट फ्लक्स का जो मान आया है इन तीनों ही मानों को आपस में आप जोड़ दें। जोड़ने के बाद आप समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आयतन समाकलन डेल ax अपॉन डेल x प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z। कोष्टक को बंद कर दीजिए। dx dy dz ये वॉल्यूम है, आयतन है, बराबर सरफेस समाकलन पृष्ठीय समाकलन ax dax प्लस ay dy प्लस az daz। इसको आप किस रूप में रूपांतरित कर सकते हैं? आयतन समीकरण डाइवर्जेंस a dv बराबर पृष्ठीय समाकलन a डॉट d है। ये क्या प्राप्त हो गई हमें? गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय। जैसा कि हमने पूर्व में बात करी थी प्रारंभ में ही कि गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? किसी आयतन v पर लिए गए वेक्टर क्षेत्र a के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए वेक्टर a के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। और यही उत्पत्ति हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है कि आयतन समाकलन डाइवर्जेंस a dv बराबर पृष्ठीय समाकलन a डॉट da। ये हमें गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय प्राप्त हो गई है। तो आपको गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दाईं राशि और बाईं राशि में लैप्लासियन संकारक सदिश राशि a और पृष्ठीय समाकलन dA को लेकर के चलना है। तीनों के अलग अलग मान निकालना है, तीनों का समाकलन निकालना है और अंत में जाकर के तीनों के प्राप्त समाकलन को आपस में जोड़ करके आपको इस समीकरण में इनके मान को प्रतिस्थापित कर देना है और उसको रूपांतरित कर देना है। तो आपको गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से हमने आज बात की है वेक्टर क्षेत्र के डाइवर्जेंस और गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय के बारे में। जहाँ तक प्रश्न के बारे में हम बात करें तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय को लिखिए एवं इसको सिद्ध कीजिए। तो आपको इसका कथन लिखते हुए इसको सिद्ध करना है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि आप डाइवर्जेंस वेक्टर क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बारे में क्या जानते हैं? आप इसके बारे में लिख दीजिए। आपसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकते हैं कि परिनालकी क्या होती है? तो आपको ज्ञात होगा जो हमने बात करी कि परिनालकी क्षेत्र कब होगा? जब आपके डाइवर्जेंस का मान 0 होगा। आपको पूछ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में स्रोत कब उपस्थित होगा? तो आपका उत्तर होगा जब हमारा डाइवर्जेंस का मान धनात्मक होगा। आपसे यह पूछ सकते हैं कि गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग कहाँ पर होता है, किस लिए होता है?
तो आप कहेंगे गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन और पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित करने के लिए होता है। इस तरीके से यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।